अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं आपको 2019 रेगुलर स्टूडेंट का एग्ज़ामिनेशन पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो रिक्वायरमेंट है वो एक मल्टी स्टेप्स इनकम स्टेटमेंट की है और दूसरी रिक्वायरमेंट है क्लासिफाइड बैलेंस शीट की। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने हल कराऊंगा। सबसे पहले मल्टी स्टेप्स इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा। उसके बनाने के बाद जब मुझे नेट इनकम मेरे पास आ जाएगी, फिर उसके बाद मैं क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 के हवाले से इससे पहले मैंने एडजस्टमेंट एंट्री अपने इस एक सवाल इससे पहले इसी सवाल की जो एडजस्टमेंट एंट्री थी वो मैंने अपलोड कर दिए करके। अब मैं डायरेक्ट तेज़ी से सवाल करूँगा, एडजस्टमेंट एंट्री करूँगा नहीं और डायरेक्ट सवाल करता जाऊँगा। आपने देखनी है एडजस्टमेंट एंट्री, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 7 अपलोड कर दिया है जिसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास की। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए एडजस्टमेंट पे कमांड होना ज़रूरी है। अगर आपको सही तरीके से एडजस्टिंग एंट्री नहीं आएगी तो आप गलतियां करेंगे, नहीं बना पाएंगे सही। एडजस्टमेंट का आना बहुत ज़रूरी है। इनकम स्टेटमेंट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ स्टेप्स हैं, वहाँ लिखते चले जाते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट जो करते हैं अमाउंट्स की, वो थ्रू एडजस्टमेंट करते हैं, वो आपको आना ज़रूरी है। उसके रूल्स होते हैं। यहाँ मैं सिखा नहीं रहा, सिखाने में काफ़ी टाइम लगता है, उसके 4-5 क्लासें लग जाती हैं। मैं तो पेपर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। जब मैं अपनी क्लास लूँगा सिखाने की, अभी एग्ज़ामिनेशन करीब है, एग्ज़ामिनेशन के बाद इंशाल्लाह मैं बाकायदा एडजस्टिंग एंट्री आपको करके उसके रूल्स प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है सिखाऊंगा। रिवर्सिंग एंट्री कैसे बनती है, क्लोजिंग एंट्री कैसे बनाई जाती है, ये सब बताऊंगा। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस अभी आपके सामने सवाल में है, जो मैंने पिछले सवाल में पढ़ चुका हूँ सवाल को। अब मैं सवाल ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आपको अगर सवाल पढ़ना है तो मेरा जो अपलोड लेक्चर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, उसमें मैंने पूरा सवाल सामने रखा है और पढ़ के सुनाया है। ठीक है, आप वहाँ सवाल को अच्छी तरह नोट कर लें, देख लें। और अगर आपका पेपर है तो 2019 रेगुलर स्टूडेंट का पेपर खोल लें तो आपको आसानी समझ में आएगी। चलते हैं वक्त बचाने के लिए। ये मेरा चैनल है इंग्लिश मास्टर्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स को, और लाइक तो आप वैसे ही कर दिया करें इसको। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुताल्लिक है। इसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। सवाल आपके सामने रख दिया है। अभी मैं थोड़ा सा और दिखाया था आपको एक मरतबा सवाल। ये आपको सवाल नज़र आ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, पेपर 2019 रेगुलर का है। मैं दोबारा तेज़ी से पढ़ देता हूँ। इसके अंदर द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर इब्राहिम एंड कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2018। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया गया, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस दिया गया है। डेबिट अकाउंट्स अलग दे दी हैं, क्रेडिट अकाउंट अलग दे दिए हैं। दोनों को आप जब भी ट्रायल बैलेंस आया करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, उनके बैलेंसेस को टोटल डेबिट का टोटल भी जमा करके देख लिया करें और क्रेडिट का कर ले। दोनों के अमाउंट अगर बैलेंस बराबर आते हैं तो वो सवाल दुरुस्त है, वो सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, बैलेंस शीट भी बन जाएगी। अगर दोनों के बैलेंसेस में अमाउंट में फ़र्क आ रहा है तो आपका सवाल कभी भी टैली नहीं होगा। हमेशा इसका टोटल चेक कर लिया करें। ठीक है, ये बैलेंस दिए डेबिट के ट्रायल बैलेंस के। कैश का बैलेंस है, कैश दिया 1,10,000 रुपये का। अकाउंट सिबिल का बैलेंस दिया है 1,25,000 रुपये का। मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री का दिया है 56,250 का। प्रीपेड ऑफिस रेंट का बैलेंस दिया है 25,000 रुपये का। ये सब डेबिट बैलेंस पढ़ रहा हूँ मैं अभी। सेल इक्विपमेंट रुपीज़ 1,06,250 का। इब्राहिम ड्राइंग रुपीज़ 12,500 रुपये की है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस रुपीज़ 10,000 का है। परचेज रुपीज़ 2,50,000 की है। ट्रांसपोर्टेशन इन रुपीज़ 25,000 की है। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस रुपीज़ 62,500 रुपये के हैं। सेल सैलरीज एक्सपेंस रुपीज़ 75,000 के। इन तमाम अमाउंट को जमा कर लो, जो टोटल बैलेंस आएगा वही टोटल बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड का भी आना चाहिए। अब ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड दी है, जिसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स दिया है 3,750 का। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया है 31,250 का। अकाउंट्स पेबिल दिया है 81,250 का। मॉर्गेज पेबिल दिया है 25,000 का। इब्राहिम कैपिटल दिया है 1,68,750 का। सेल्स दी है 5,500,000 5 लाख रुपए की। कमीशन इनकम दी है 10,000 रुपये की। परचेज रिटर्न अलाउंस दिया है 17,500 का। परचेज डिस्काउंट दी है 20,000 की। ये आपका
इसका भी टोटल कर लें, जो टोटल क्रेडिट का आएगा वही डेबिट का आएगा, तो ये सवाल सही है। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस जब जिस वक्त पोस्ट ट्रांजेक्शन हुई थी उस वक्त पोस्टिंग की गई थी, उसके टी अकाउंट में बैलेंस करके ये ट्रायल बैलेंस बनाया गया था। अब ज़रूरी नहीं इस ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस दिए गए हैं वो दुरुस्त हों, क्योंकि जिस वक्त हमने ट्रांजेक्शन की थी उस वक्त की एंट्रियाँ हैं, बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें फ़र्क आ जाता है। किसी को एडवांस दिया है तो वक्त गुजरने के बाद एडवांस एक्सपेंस बदल जाता है, वो एडवांस नहीं रहता। ठीक है, जो खर्चे होते हैं वो सही पोजीशन नहीं होती, खर्चे मजीद हो चुके होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो चेंजिंग आई भी होती हैं इस ट्रायल बैलेंस के हवाले से, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट डेटा में दी जाती है चेंजिंग। एडजस्टमेंट डेटा की चेंजिंग और यहाँ को दोनों रख के दुरुस्त फिगर से हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। एडजस्टमेंट डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन December 31, 2018। एडजस्टमेंट डेटा December 31 को जो मिला है आपके पास वो ये है, ये इन्फॉर्मेशन इनसे मुताल्लिक है। यानी एक अकाउंट यहाँ मौजूद होगा, उसको तो हम एडजस्ट करेंगे, अगर वो डेबिट है तो क्रेडिट करके एडजस्ट करेंगे, अगर क्रेडिट है तो डेबिट करके एडजस्ट कर देंगे, या मजीद और डेबिट रिकॉर्ड हो जाएगा, मजीद और क्रेडिट रिकॉर्ड हो जाएगा, जैसे ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट आएगी। और जो एडजस्टमेंट नया अकाउंट क्रिएट होगा जो इनमें नहीं होगा उसको हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, जैसी ट्रांजेक्शन होगी उसके मुताबिक। ठीक है, चलते हैं। पहले ये है इंक्रीज दी अलाउंस फॉर बैड डेट्स बाय ₹6250 है। अलाउंस फॉर बैड डेट ₹6250 तक का हो गया है बढ़कर। ठीक है, जबकि रिकॉर्ड हुआ है आपके क्रेडिट साइड में अलाउंस फॉर डेट 3750 का है, लेकिन इस साल में 6250 का हो। इसका मतलब है डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का और उस डिफरेंस की एंट्री पास करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये मैंने करी भी है, आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं इससे पहले। फिर दूसरा है प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर ₹10,000। जो ऑफिस प्रीपेड ये नज़र आ रहा है ऑफिस रेंट, जिसके अंदर 25,000 रुपये कह रहे हैं, अब पता चला है उसमें से 10,000 रुपये तो खर्च हो चुके हैं। इसका मतलब है ये पोजीशन 25,000 का एडवांस नहीं है, तो 10,000 खर्च हो गए तो 15,000 का एडवांस होना चाहिए। लिहाजा इसको हम 15,000 का प्रीपेड करने के लिए 10,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और इस अकाउंट को 10,000 रुपये से कम कर देंगे क्रेडिट करके, तो इसमें ऑटोमेटिक बैलेंस डेबिट और क्रेडिट में 15,000 रह जाएगा। फिर कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन सेल इक्विपमेंट फॉर द ईयर एट द रेट ऑफ 10% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड है। जब इसका टॉपिक पढ़ेंगे इसमें 5 मेथड बताएं डेप्रिसिएशन मालूम करने के। स्ट्रेट लाइन का मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी इसका नाम होता है। ठीक है, फिर सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड होता है, वर्किंग आवर्स मेथड होता है, आउटपुट यूनिट मेथड होता है। ये मेथड बताएं डेप्रिसिएशन के टॉपिक में, उसमें से एक डेप्रिसिएशन का टॉपिक इन्होंने लिया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसमें परसेंटेज दी जाती है। लेकिन ये मालूम कैसे होती है, जो इक्विपमेंट होता है जो आपके फिक्स एसेट होता है उसकी कॉस्ट लेते हैं। यहाँ पे सेल इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, इसकी कॉस्ट 1,06,250 है। इसमें से जितना भी अब तक अलाउंस फॉर बैड डेट्स रिकॉर्ड हो चुका होता है वो माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 3,750 का रिकॉर्ड हुआ है, 3,750 1,06,250 माइनस कर देंगे तो आपके पास बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी। उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करेंगे 10%, तो आपके पास 10% जो अमाउंट आएगा उससे एंट्री पास करेंगे। सही है, मैंने बता दिया इसमें शॉर्ट में, ये मैंने अपने लेक्चर में बताइए करके दिखाइए वहाँ कंपटीशन मैंने। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ₹11,250 के हैं। ये डायरेक्ट जब भी कोई आउटस्टैंडिंग का लफ्ज़ लिखा आ जाए एक्सपेंस के साथ, या एक्रूड का लफ्ज़ आ जाए, अनपेड का आ जाए, पेबल का, डायरेक्ट इसी अमाउंट की एंट्री पास होगी। ऑफिस सैलरी जो भी नाम है एक्सपेंस डेबिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट कर देंगे 11,250 इसी अमाउंट से। सेल सैलरीज वर प्रीपेड टू द एक्सटेंड ऑफ ₹10,000 रुपये। ये सेल्स सैलरीज एक्सपेंस जो यहाँ 75,000 रुपये शो करें सवाल के अंदर डेबिट साइड पे, असल में अब कह रहे हैं कि इसमें से जो है 10,000 रुपये तो अभी एडवांस पड़े हैं। इसका मतलब है ये खर्चे 75 के नहीं है, 65,000 खर्चे हैं। तो लिहाजा इस अकाउंट ये डेबिट है तो इसको 10,000 रुपये से कम करने के क्रेडिट कर देंगे, और नया अकाउंट जो खर्चा पता चला है अभी पता चला है खर्चा 10,000 का, वो रिकॉर्ड कर देंगे। सेल सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड सेल सैलरीज क्रेडिट 10,000 रुपये जो एडजस्ट में अमाउंट दिया है। आखिरी एंट्री है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन ऑफ 31 दिसंबर 2000 जो 70,500 रुपये जो मर्चेंडाइज एडजस्टमेंट डेटा में दी जाती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग या एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। जो मर्चेंडाइज डेबिट में दी जाती है ट्रायल बैलेंस के, वो ओपनिंग बैलेंस वो ओपनिंग मर्चेंडाइज होती है या ओपनिंग इन्वेंट्री होती है मर्चेंडाइज की। सही है, ये बातें मैं बता दी। रिक्वायर्ड में कहते हैं मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट एंड क्लासिफाइड बैलेंस शीट। ये सवाल आपका 20 नंबर का सवाल है, 2 चीज़ें बनानी है, आप बनाते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री हम कर चुके हैं, अब देखने के लिए वहाँ पे देख लें हमारा जो अपलोड हो चुका लेक्चर। मैं यहाँ जल्दी जल्दी हल करूँगा। अब ये पेपर आपके सामने पढ़ के जा दिया, आप नोट कर लें। अब मैं पेपर नहीं दिखाऊँगा आपको, खुद पढ़ लूँगा।
चलें, ये आपको नज़र आ रहा है। ये सबसे पहले मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉल्यूशन लिखा है क्वेश्चन 7 का। यहाँ मैंने कंपनी का नाम लिखा है जो सवाल में दिया है, मैसेज इब्राहिम एंड कंपनी। सवाल में रिक्वायरमेंट का है मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनाएं। कौन से पीरियड का है? फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2000। हमेशा कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए तो 3 इन्फॉर्मेशन ज़रूर भरें। यानी फॉर होम किसके लिए बनाया जा रहा है, व्हाट क्या डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, व्हेन कब बनाया जा रहा है। ये 3 सवाल आप लाजमी याद कर लें। 3 सवाल मैं बार बता रहा हूँ कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए ये लिखा करें, होम, फॉर होम किसके लिए आप काम कर रहे हैं, मैसेज इब्राहिम एंड कंपनी का काम है। क्या बनाने जा रहे हैं आप, व्हाट, और किस वक्त बना रहे हैं, कब किस पीरियड का बना रहे हैं, व्हेन। ये 3 सवाल आप हमेशा अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट को जब भी आप बनाएं ये 3 सवाल फुल करा करें। इसके 1-2 नंबर होते हैं, अगर नहीं होंगे तो सवाल आप कितना अच्छा कर लें नंबर कट जाएंगे आपके, क्योंकि यही नहीं पता आपने किस कंपनी के लिए बनाया है और क्या बनाया है और किस वक्त का बनाया है, तो वो फिर सवाल आपका बनाया हुआ ख़राब हो जाता है। पूरे नंबर लेने हैं तो ये सारी चीज़ों को जो बता रहा हूँ आप इसको करिएगा मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप देखते रहे, मैं लाइन ऊपर करता रहूँगा। जैसे देखें, ये मैंने आसानी के लिए ये लाइन खींची है। लाइन पे मैंने एक कॉलम राइट साइड से इधर आ रहा हूँ, एक कॉलम इसको ले लिया मैंने। यहाँ फाइनल फिगर आएगी, इसके बाद एक कॉलम ले लिया, यहाँ भी फाइनल से पहले वाली फिगर आएगी, और यहाँ एक कॉलम और ले लिया है। ये मैंने 4 बना लिया है ज़रूरत पड़े तो, वरना 3 कॉलम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें, 3 की ज़रूरत। हम स्टेटमेंट में कभी भी लकीरें नहीं खींचते, कॉलम नहीं बनाते हैं, लेकिन अंदाज़ा कर लेते हैं अपने सीक्वेंस में। जो अदद लिखेंगे तो उस सीक्वेंस में लिखेंगे ताकि डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने डॉट डाल के ना यहाँ पे कॉलम की शक्ल देख ली है, लेकिन लकीरें नहीं खींची है। स्टेटमेंट है ये, ताकि मैं इसी मार्जिन के अंदर रखूँगा अपने। चलें, अभी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सवाल के अंदर एक तो सेल्स दी है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम आमदनी क्या है कंपनी की, एक सेल्स बताइए, सेल से आमदनी होती है, दूसरी कमीशन इनकम दी है। कमीशन इनकम जो है कारोबार की जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेन सोर्स ऑफ इनकम आपकी सेल्स है, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस है ये। तो जब आप सेल से नेट प्रॉफिट अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट मालूम कर लेंगे तो फिर आप अदर सोर्स की इनकम जैसे कमीशन इनकम है, कोई और सर्विस इनकम, जो भी इनकम आती है वो आखिर में जमा करते हैं। शुरू में कमीशन इनकम का कोई काम नहीं है, शुरू में जो उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो सेल्स है। यहाँ पे सेल्स के मुख्तलिफ नाम लिखे आते हैं, सेल्स रेवेन्यू भी लिखा सकता है, टोटल सेल्स लिखा सकता है, ग्रॉस सेल्स लिखा सकता है, या सेल्स लिखा सकता है। ये एक ही बात है, आप सवाल के अंदर मुख्तलिफ से लिखा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए या तो ग्रॉस सेल्स लिखा आएगा, या टोटल सेल्स लिखा आएगा, या सेल्स लिखा आएगा, या सेल्स रेवेन्यू लिखा आएगा, कोई भी नाम लिखा हुआ है, वो सब एक ही बात होती है। उसमें से जब भी आपको नेट सेल मालूम करनी हो तो सेल्स में से आप माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट, ये 2 ही चीज़ें माइनस होती हैं सेल में से। अगर ये दोनों चीज़ें सवाल में दी हैं तो दोनों को माइनस कर दें तो नेट सेल आ जाएगी। अगर दोनों में से सिर्फ एक दिया है, या तो सेल रिटर्न अलाउंस दिया है तो उसको माइनस कर दें, या सेल डिस्काउंट दिया है तो उसको माइनस कर दें। माइनस अगर दोनों में कुछ नहीं है तो जो आपकी सेल्स है वही नेट सेल्स होगी, याद रख लें। ये जो सेल्स होगी वही नेट सेल्स होगी। अगर रिटर्न उसका रिटर्न, इसको कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट कहते हैं, सेल रिटर्न एंड अलाउंस, और सेल डिस्काउंट को कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट होते हैं। या तो मेन रेवेन्यू में से कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो मेन रेवेन्यू को में से माइनस करते हैं, कम करते हैं, डिडक्ट करते हैं अमाउंट को। तो ये सेल रिटर्न अलाउंस सेल को कम करता है, सेल डिस्काउंट भी सेल को कम करता है, नेट सेल मालूम करने के लिए। चलें हम चलते हैं नेट सेल। सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ नेट सेल की। मुझे क्या मालूम करना है, नेट सेल्स। नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, छोटा कर दिया मैं थोड़ा सा, ये आपको नज़र आए। मैंने लिखा है नेट सेल्स। आपको सबसे पहले नेट सेल्स मालूम करनी है जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। मेरे स्टेप से आप चलें, आप आराम से बना लेंगे इनकम स्टेटमेंट। ये आपने हैंडल किया नेट सेल्स। अब मैं नेट सेल्स मालूम करता हूँ, सवाल में जाता हूँ। मैं सवाल में सेल कितनी दी है, ये मेरे को मिलेगी क्रेडिट साइड में। ट्रायल बैलेंस ऊपर दिया है, इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड में देखिएगा सेल्स मिलेगी आपको, या सेल्स रेवेन्यू मिलेगी, या टोटल सेल्स मिलेगी, या ग्रॉस सेल्स मिलेगी। सेल्स को तलाश करिएगा सवाल में। ये मिलेगी क्रेडिट साइड में, इसका नेचर क्रेडिट होता है। सवाल में सेल दिए है जो है 5 लाख रुपए की, तो सेल दी गई है 5 लाख रुपए की। पहला कॉलम छोड़ के
ये हमने यहाँ तक का पहला बनाया, पहला काम छोड़ के हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे, जब क्योंकि इसकी रिटर्न मौजूद है इसलिए। अगर ये ना रिटर्न ना डिस्काउंट होता, कुछ नहीं होता, खाली एक ही फिगर होती, हम डायरेक्ट इसी अकाउंट में लिख देते, यहाँ लिख देते और यहाँ सेल्स, यहाँ ऊपर सेल्स की है, नीचे लिखते डायरेक्ट नेट सेल्स। ठीक है, डायरेक्ट नेट सेल करके लिख देते, लेकिन अभी है तो यहाँ हम लिखेंगे कितनी, यहाँ लिखेंगे सेल्स, यहाँ सेल्स के नाम से दिया है उन्होंने, सेल्स रेवेन्यू भी हो सकता है, टोटल सेल भी हो सकता है, ग्रॉस सेल भी हो सकता है, लेकिन सेल्स के नाम से दिया है वो है 5 लाख रुपए की। ये मैंने फिगर के नीचे फिगर लिखनी चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए अकाउंटिंग, बिल्कुल साफ सुथरी फिगर होनी चाहिए। ये 5 लाख रुपए की सेल्स है। अब सवाल में देखें सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट को, ये डेबिट आइटम होते हैं, इनको डेबिट साइड में तलाश करें ट्रायल बैलेंस के। सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट हमेशा डेबिट साइड में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं सवाल के अंदर सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस दिया गया है 10,000 रुपये का, तो लेस कर देंगे, यहाँ से 10,000 रुपये निकाल देंगे, लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस कितने का दिया है, 10,000 रुपये का, तो इसमें से 10,000 हम माइनस कर देंगे। ये माइनस वाली फिगर में ब्रैकेट में रख रहा हूँ, नेगेटिव फिगर होती है ब्रैकेट में रखी आती है, माइनस का निशान नहीं लगा रहा, ब्रैकेट खुद माइनस का निशान बता रहा है। 5 लाख में से 10,000 माइनस कर दिए तो मेरे पास क्या फिगर आ गया, अभी आखिरी फाइनल कॉलम में लिखूंगा, इस वाले कॉलम में ये आ गए 4,90,000, ये मेरी नेट सेल्स आ गई। यहाँ लिख दूंगा मैं नेट सेल्स, मैंने पहले मालूम कर लिया, अब नेट सेल्स यानी कंपनी की सेल्स कितनी है, नेट सेल कितनी है, 4,90,000। अब ये 4,90,000 रुपये का हमने माल बेचा है, इसको खरीदा कितने का, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसकी खरीद कीमत कितनी थी, खरीद कीमत, वो खरीद कीमत निकाल दो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो जो खरीद कीमत है जो हमने खरीदा था वो कम, हमेशा ज़्यादातर अक्सर यही होता है कि हम ज़्यादा रख के बेचते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, खरीद कीमत कम होती है और बेचने वाली कीमत ज़्यादा होती है, इन दोनों के बीच में हमारा मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो अब इसकी खरीद कीमत को हमने लेस करना है, तो यहाँ पे मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, आपको नज़र आए नुमाया खरीद कीमत। अब हम करेंगे इसमें से 4,90,000 में लेस माने माइनस करना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचा है उसकी कॉस्ट, उसकी लागत वो हम मालूम कर रहे हैं, वो माइनस करनी है, वो कितनी है। इसको मालूम करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब इसको ये बाज़ दफ़ा सवाल में खुद निकाल के दे देते हैं तो आसान हो जाता है, सवाल आपको लिए कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन अब जब ना दे तो हमें निकालना पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीकाकार होता है निकालने का, सही है। अब मैं तरीक़ेकार के मुताबिक काम कर रहा हूँ, आप देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मालूम होती है। बाज़ दफ़ा 10 नंबर का एक अलग से सवाल दे देते हैं, डेटा देके कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करके दिखाएं, तो यही तरीका होगा जब कोई भी आप जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करें, जो तरीका मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे मर्चेंडाइज, सवाल बुक के डेबिट साइड में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस के वहाँ तलाश करेंगे मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री को तलाश करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये मैंने इन्वेंट्री को शॉर्ट में लिख दिया INV इन्वेंट्री। और अक्सर सवाल में ऐसे भी लिखा होता है 1/1/2018 का सवाल है 18, यानी शुरू साल जिस वक्त साल शुरू होता है उसकी तारीख दे देते हैं, या ओपनिंग का लफ्ज़ लिख देते हैं या कुछ नहीं लिखते। तो जब भी डेटा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो मर्चेंडाइज होगी वो ओपनिंग मर्चेंडाइज होगी, इसको कहेंगे हम ओपनिंग मर्चेंडाइज भी लिख सकते हैं, या तारीख डाल देंगे 1/1/2018 की। ठीक है, इसको पहला कॉलम छोड़ के, ये पहला कॉलम छोड़ के इस दूसरे कॉलम के नीचे लिखेंगे। ये सवाल में देखता हूँ डेबिट साइड में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी गई है 56,250, ये दी गई है 56 यानी 56,250, ये सवाल में दी गई है। इसके बाद फिर इसके इसी डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस देखेंगे, परचेजेस तलाश करेंगे, इसके बाद फौरन स्टेप आएगा परचेजेस का।
सवाल में देखें कोई परचेज पूरे ड्यूरिंग द पीरियड में कितनी परचेज करी है, वो परचेज यहाँ पे परचेज, ठीक है। अगर खाली परचेज दिए, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस नहीं दिया, ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया, तो हम डायरेक्ट इसके नीचे लिख देंगे, वही हमारी नेट परचेज होगी। लेकिन अगर परचेज के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी दिया गया है और आगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस या परचेज डिस्काउंट भी दिया है, तो फिर हम इसको नेट से परचेज अलग से मालूम करेंगे, इस कॉलम से शुरू करेंगे। तो परचेज हमारे को सवाल में कितने की दी है, परचेज को हम तलाश करते हैं, डेबिट साइड में मिलेगी आपको। ये देखता हूँ कैपिटल है, आप भी देखें इसके अंदर परचेज रिटर्न अलाउंस, परचेज डिस्काउंट, परचेज आपको दी गई है 2,50,000 रुपये की सवाल में। 2 लाख, ये यहाँ नहीं लिखेंगे हम क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ लिखेंगे इस वाले तीसरे कॉलम में लिखेंगे, यहाँ से राइट साइड से 2,50,000 की परचेज दी गई है। फिर इस परचेज में से इसमें ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है, डेबिट साइड में दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रांसपोर्टेशन इन का मतलब इनवर्ड, और सेल के साथ ट्रांसपोर्टेशन आउट होता है, और परचेज के साथ परचेज पे जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है वो इन होता है। यानी जो चीज़ आप खरीद रहे हो आपके पास इन हो रही है, उस सेल में आपके पास से आउट हो रही होती है, उस जाने का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन और आउट का ये फ़र्क होता है। कितने का सवाल में दिया है ट्रांसपोर्टेशन, इन दिया है 25,000 रुपये का, तो हम 25,000 रुपये इसके अंदर ऐड करेंगे। हमेशा ट्रांसपोर्टेशन परचेज में ऐड होता है। ये प्लस करेंगे, प्लस करके जो अमाउंट आपका आएगा 2,75,000 हो गया। ये आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं, जमा करते रहें, 2,75,000 हो गया। अब ये जो हमारी ये 2,75,000 क्या करेंगे, डिलीवरी कॉस्ट का नाम होगा डिलीवरी। अब आपको डिलीवर हो गई ट्रांसपोर्टेशन से लगाने के बाद, डिले आपकी दुकान तक आ गई, आपके घर तक आ गई, आपकी फैक्ट्री तक आ गई, डिलीवरी डिलीवर हो गई है, डिलीवरी कॉस्ट आ गई आपके पास। अब आपने अपनी फैक्ट्री में आके चेक करा कि भाई जो हमारे पास 2,75,000 का ट्रांसपोर्ट लगा के परचेज आई है, खोला तो उसमें तो कुछ डिफेक्टिव गुड्स निकला, तो उसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करेंगे तो कुछ पर डिस्काउंट दे देगा वो आपको कि आप ले जाके दोबारा यूज़ कर ले, मैं आपको इतना रियायत दे देता हूँ, तो वो यहाँ से माइनस करेंगे। लेस परचेज रिटर्न, ये आपको क्रेडिट साइड में मिलेगा, याद रख लें, परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट सवाल के क्रेडिट साइड में मिलेगा। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस कितने का दिया है सवाल के अंदर, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस आपको दिया है 17,500 का है, 17,500, चूँकि ये मैंने लेस करना है इसलिए ब्रैकेट में रख रहा हूँ ये। और आपको एक और दिया है परचेज डिस्काउंट क्रेडिट साइड में, इसी के साथ आगे परचेज डिस्काउंट भी दिया गया है, ये भी माइनस कर देंगे। माइनस वाली फिगर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 20,000 रुपये का दिया गया है, 20, ये दोनों चीज़ें 2,75,000 में से 17,500 माइनस हो जाएगा कैलकुलेटर में, फिर 20,000 माइनस हो जाएगा, यहाँ लाइन बनाएंगे तो जो अमाउंट आएगा उधर लिखेंगे नेट परचेज के नाम से। कितना आया, 2,37,500। अपना कैलकुलेटर चलाएं, 2,37,500, इसको बोलेंगे हम क्या, नेट परचेजेस आ गए आपके पास, नेट परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड। पूरे पीरियड में नेट परचेज 2,37,500 की। इन पहले से जो स्टॉक में ओपनिंग गुड्स की शक्ल में, ओपनिंग मर्चेंडाइज की शक्ल में 56,250 का माल पड़ा हुआ है, ये आपके पास पहले से स्टोर में पड़ा हुआ है। इतना माल ड्यूरिंग पीरियड में और खरीदा है। टोटल माल कितना हो गया आपके पास, इन दोनों को जमा कर लो तो ये हो गया 3,93,000, 3,93,750। ये आपका टोटल, आपके पास जो आप बेचेंगे टोटल माल ये है, इसलिए इसको लिखेंगे मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज ये अवेलेबल है पूरा बेचने के लिए, दस्तियाब अवेलेबल
फॉर सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया। जब ये मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल निकल जाएगी, अब आपने एडजस्टमेंट डेटा के अंदर जाइएगा, वहाँ देखिएगा एंट्री मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, वो आपकी एंडिंग मर्चेंडाइज या क्लोजिंग मर्चेंडाइज या एंडिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक कहलाती है, उसको लेस करेंगे इसमें से। तो चलते हैं लेस मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज को मैं शॉर्ट में इस तरह लिख रहा हूँ MDSE मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री को INV एंडिंग। एंडिंग को वहाँ से ये मर्चेंडाइज जो एडजस्टमेंट दी गई एंडिंग है, या इसकी 31/12/2018 की तारीख, साल जब खत्म हो रहा है, जिस वक्त कारोबारी साल खत्म हो रहा है, उस वक्त जो मर्चेंडाइज एडजस्टमेंट डेट में जाती है वो आपकी एंडिंग क्लोजिंग मर्चेंडाइज कहलाती है, एंडिंग या क्लोजिंग मर्चेंडाइज। वो सवाल में कितने की दी गई है आपको? 77,500 रुपये की। वो यहाँ से माइनस कर देंगे, 77,500 रुपये माइनस कर दें इसमें से। इतना माल पड़ा था आपके पास साल के शुरू में बेचने के लिए, पूरे साल आप माल बेचते रहे, तो आखिर में 77,500 रुपये का स्टोर में माल पड़ा हुआ है, इसका मतलब बाकी सारा माल बिक गया। तो कितने का बिक गया? ये 3,93,750 में से कैलकुलेटर माइनस करें 77,500, तो हमारे फिगर आई जो माल बिक गया है 2,16,250 इतने का माल बिक गया है। तो ये जो माल बिक गया है, यही हम लोग पर हेडिंग डाली थी, लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल बेचा हमने 4,90,000 का, ये यहाँ पर, तो वो कितने का बेचा है, उसकी कॉस्ट कितनी है, तो इसको बोलेंगे, ये हमारी हेडिंग जो लिखी थी, ये आपका स्टेप पूरे करने का आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो पड़ा है 2,16,250 का हमने खरीदा था, और बेचा कितने का हमने? 4,90,000 का बेचा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है? मार्जिन है ग्रॉस प्रॉफिट का। अब इस 4,90,000 की फिगर में से लिखें कैलकुलेटर में, 4,90,000 माइनस 2,16,250 जो आपका फिगर आएगी उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। वो फिगर है 2,73,750 कैलकुलेटर पे, 2,73,750 ये फिगर आ रही है, इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, खाम मुनाफा, यानी खाम मुनाफा। ठीक है, अगर ये फिगर ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती और सेल आपको कम की बिकती तो लॉस ज़्यादा, ग्रॉस लॉस हो जाता। ये फिगर बड़ी होती और ऊपर वाली फिगर छोटी होती तो ग्रॉस लॉस हो जाता, और ये फिगर फिर नेगेटिव में आती ब्रैकेट के अंदर, ग्रॉस लॉस। और जितने एक्सपेंसेस हम करते हैं, एक्सपेंसेस लॉस होता है, तो एक्सपेंसेस भी आपके माइनस फिगर होती है, ये भी लॉस की जगह माइनस होता है, जमा हो जाता है लॉस। लेकिन फिलहाल इस वक्त प्लस के अंदर आया, प्रॉफिट है, तो इसमें से इस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तीसरा स्टेप्स लेते हैं, हेडिंग डालेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कारोबार चलाने के अखराजात। ठीक है, ये हमने अपने लाइन डाल दी। अब यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी एडजस्टमेंट डेटा, जो एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, अगर उस एडजस्टमेंट से मुतालिक कोई एडजस्टमेंट है तो उसका अमाउंट आप जो है एडजस्ट करके लिखेंगे दोनों में। लेकिन कोई अगर ऐसी एक्सपेंस है आपके ट्रायल बैलेंस में जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो अमाउंट डायरेक्ट वहाँ से ले लेंगे, उसके नाम से खर्चे ले लेंगे। इसी तरीके से कोई एक्सपेंस आपका एडजस्टमेंट के अंदर आया है लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में नहीं था, तो एडजस्टमेंट डेटा में जो आया है वो भी जो है जितने अमाउंट का आया है उसको डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर, और जो एडजस्ट होकर आ रहा है जिसका अमाउंट मौजूद है उसकी एडजस्टमेंट है तो एडजस्ट करके लेकर आएंगे खर्चा। ठीक है, ये मैंने वहाँ पे एंट्रियाँ कर दी हैं, यहाँ डायरेक्ट में कर रहा हूँ, आप देख के पढ़ के डायरेक्ट कर रहा हूँ। बैड डेट एक्सपेंस, पहली ट्रांजेक्शन बैड
डेट्स एक्सपेंस सवाल में बताया है कि बैड डेट एक्सपेंस जो है एडजस्टमेंट एंट्री में बताया है कि 6,250 रुपये तक पहुंच गए हैं। ठीक है, जबकि सवाल के ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में अमाउंट दिया 3,750 का। इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस निकालेंगे वो इस साल का खर्चा होगा। बैड डेट एक्सपेंस कितने बने इस साल का खर्चा? 25,000 रुपये। पहला कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम में लिखेंगे 25,000 रुपये के खर्चे आ गए बैड डेट्स के। वो बैड डेट गलत कर दिया, 25,000 के 2,500 के 2,500 के खर्चे आ गए। आपने कैसे आ गए ये 6,000 सवाल में दिए। नंबर 1 एडजस्टमेंट एंट्री, इंक्रीज द अलाउंस फॉर बैड डेट्स बाई ₹6,250। इस फिगर को क्रेडिट बैलेंस के अंदर अलाउंस फॉर बैड डेट दिया है, माइनस कर दें 3,750 में माइनस कर दें तो 2,500 का बैड डेट इस साल का है, वो लिख दिया हमने। फिर ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस पहले सवाल में देखेंगे इसको कि इस नाम का कोई एक्सपेंस है। सवाल में देखेंगे ऑफिस रेंट एक्सपेंस, प्रीपेड ऑफिस रेंट के नाम से है ये, लेकिन एडजस्टमेंट में आया है ये ऑफिस रेंट एक्सपेंस। एडजस्टमेंट इसकी आई है नंबर 2 प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर हो गया है 10,000 रुपये से, तो ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले प्रीपेड की शक्ल में रिकॉर्ड था, 10,000 रुपये तक का ये एक्सपायर हो चुका, 10,000 के एक्सपेंस हो गए 10,000। ठीक है, फिर तीसरी एंट्री में दिया है आपको कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने, आप मेरा सवाल देखें उसमें मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है कैसे निकाला है हमने 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये मेरा इससे पहले एडजस्टिंग एंट्री का जो लेक्चर है वो देखें। यहाँ मैं अमाउंट लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10% है ये सेल इक्विपमेंट का, किस पे रिटर्न डाउन और बुक वैल्यू पे कैलकुलेट किया गया है। और बुक वैल्यू और रिटर्न वैल्यू कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल इक्विपमेंट माइनस जितना भी रिकॉर्ड हो चुका है अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो आपका क्रेडिट साइड में उसको माइनस कर दो, तो बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू आती है, उस पर 10% अप्लाई करें, जो अमाउंट आएगा उसकी एंट्री पास करें। जो कि अमाउंट हमारे पास आया था 10,250, 10,250 ये लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस जो कि आउटस्टैंडिंग एंट्री है, नंबर 4 एंट्री में दिया गया है ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग माने वाजिबुल अदा, अभी ये खर्चा तो हो चुका है लेकिन अभी तक पे नहीं करा, इसलिए इसको लायबिलिटीज में भी जाएगा ये बैलेंस शीट के। ठीक है, इसलिए इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लिखेंगे। और जो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस हैं वो पेड किए हुए एक्सपेंसेस हैं। आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख देंगे। ये कितने के हैं? 73,750 रुपए के। नंबर 4 में नहीं 11,250 11,050 200 एक मिनट 11,250 आपको एडजस्टमेंट में दिए हैं खर्चे। ये आउटस्टैंडिंग पेंडिंग, और जो पैड हो गए वो कितने हैं? पैड हो गए हैं सेल सैलरीज एक्सपेंस, और ये ऊपर ऑफिस सैलरीज देख रहे हैं कहाँ है? ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस पहले से 62,000 रुपये के हैं, पहले से रिकॉर्ड हुए हैं। जो पैड में 62,500 ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा हुआ है, पहले से रिकॉर्ड हो चुके हैं 62,500, यानी ये पैड हो चुके हैं। ये नए खर्चे जो है 11,250 के एडजस्टमेंट है, दोनों को जमा कर लो एक्सपेंस को, तो ये बनते हैं टोटल आपका, ये टोटल खर्चे बनते हैं 73,750। तो यहाँ लिखेंगे 73,750। ठीक है, क्या क्या करा हमने? 11,250 प्लस 62,500 जो पहले से पैड किए हुए खर्चे हैं इसके, वो
प्लस जो अभी आउटस्टैंडिंग है, जो अभी पेड नहीं किए गए, दोनों जमा करके 73,750 लिख दिए। फिर देखते हैं और कौन सा खर्चा रह गया है हमारे पास इसके अंदर। सेल सैलरीज वर प्रीपेड टू दी एक्सटेंड, जो प्रीपेड है इसका सेल सैलरीज है, सेल सैलरीज एक्सपेंस रुपीज 75,000 रुपए के, ये ऊपर लिखा हुआ है सेल सैलरीज एक्सपेंस 75,000 के, लेकिन नीचे इसकी जो है ट्रांजेक्शन दी है सेल सैलरी ट्रांजेक्शन नंबर 5 में कहा है कि इसमें से 10,000 तो आपका एडवांस पड़ा हुआ है। जब इसमें एडवांस पड़ा है तो 10 माइनस कर दो 75 में से, तो 65,000 रुपये सेल सैलरीज एक्सपेंस हैं। सेल्स सैलरीज एक्सपेंस, ये पहले 75,000 के लिखे हुए हैं ट्रायल में, माइनस 10,000 इसका एडवांस में पड़े हुए हैं, 10,000 पड़े हुए एडवांस में, माइनस कर दें तो कितने बनते हैं 65,000 रुपये के। ये अब आपके सारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं। इन सब का जमा करके यहाँ लिखेंगे कितना आ रहा है 1,61,500, 1,61,500 रुपये के टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए आपके। यहाँ लिख देंगे टोटल ऑपरेट माने चलाना, ऑपरेटिंग बिजनेस चलाने के खर्चा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो 1,61,000। अब आपके ग्रॉस प्रॉफिट 2,73,750 है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को बनाने के लिए इतने सारे खर्चे आप पेड करे गए हैं, इतने सारे खर्चे इनकट किए गए हैं 1,61,500 को। लिहाजा ये खर्चे भी आप इस कारोबार से निकालोगे। इसका 2,73,750 में से माइनस कर दिया हमने 1,61,500, तो हमारे पास आ जाएगा क्या फिगर आ जाएगी 2,73,750 माइनस 1,61,500, 1,61,500 2,73,500 माइनस करें। अपने कैलकुलेटर क्या आती है, मैं भी माइनस करता हूँ। तो ये फिगर आ रही है 2,73,750 में से 1,61,500 माइनस करा हमने, तो हमारी फिगर आ रही है 1,12,250, 1,12,250 की फिगर आ रही है। तो इस फिगर को हम कहेंगे, अभी नेट प्रॉफिट नहीं है, अगर क्योंकि आगे कमीशन इनकम दी गई है, अदर सोर्सेज से भी आपने इनकम कमाई है, वो ऐड करेंगे इसके अंदर, इसलिए इसको हम लिख देंगे अभी अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। ठीक है, अगर अभी कोई अदर इनकम नहीं होती तो यही हमारा नेट प्रॉफिट या नेट इनकम थी, लेकिन यहाँ अदर ऐड करेंगे। अब ऐड अदर इनकम जो होती है, ऐड इन डालेंगे ऐड अदर। अब जितनी भी इनकम होगी वहाँ लिस्ट बना लेंगे, एक होगी डायरेक्ट लिख देंगे अदर इनकम। ये नया स्टेप है। अब ये अदर इनकम में हमारे पास सवाल में दिया कमीशन इनकम दी गई है, जहाँ पे सेल दी गई है उसके बाद ही कमीशन इनकम 10,000 रुपये की दी गई है। आपने कमीशन इनकम को भी जमा कर लेना है जो आप अदर सोर्सेज से कमाई है। ये तो कारोबार के ऑपरेशन से आपने 1,12,250 रुपये का है कारोबार चलाने से, और अदर जरिए से आपके पास इनकम आई है कमीशन इनकम, वो है 10,000 की। जो भी अदर सोर्सेज से इनकम आई होगी वो आखिर में जमा करेंगे 10। ये प्लस कर लें तो ये हमारे पास जो नेट इनकम आ जाएगी टोटली हमारे पास वो हो जाएगी 1,22,250। ये 1,22,250 ये हमारी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आ गया। इसका आप कोई भी नाम रखें, नेट इनकम कह लें या प्रॉफिट कह लें, नेट प्रॉफिट। ये आपका मल्टी स्टेप्स इनकम स्टेटमेंट बन गया है। आपके पास आमदनी आ गई 1,22,250 रुपये का नेट प्रॉफिट आपने इस कारोबार से कमाया है जो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने हल करके दिखाया है, एक एक स्टेप सामने, आप इसको नोट कर लें। मैं इसको आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। फिर इसकी मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, क्लासिफाइड बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट टैली हो गई, 100% सवाल आपका हल हो गया। ये सब आप नोट कर लें। चलें अब हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। हमने लाइन खींची, पहले एक लाइन खींच ली, ऊपर से 3-4 लाइनें हमने छोड़ दी पेपर की। यहाँ पे हम नाम वगैरह लिखेंगे, बैलेंस शीट लिखेंगे और किस टाइम पे बनाई जा रही है वो लिखेंगे। ठीक है, ये हमने पहले एक लाइन खींची है स्केल से, फिर दूसरी लाइन खींची। अब बीच में वो सेंटर से लाइन मारेंगे टी अकाउंट की शक्ल में, जैसे टी अकाउंट बनता है। क्लासिफाइड बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। देखिए बिल्कुल सेंटर से मैंने एक लाइन लगाऊंगा। ये मैंने आपको सब चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, लाइन कैसे लगाई, ये मैंने बीच में, ये मेरे पास एक टी अकाउंट की शक्ल में आ गई है। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ तक की लाइन लगा ली। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके अंदर कुछ कॉलम बना देता हूँ। अमाउंट लिखने का कॉलम मैंने अलग कर दिया, ये बना दिया। ये यहाँ मैं लिखूँगा अमाउंट, फाइनल अमाउंट इसके इधर लिखूँगा। और फिर इधर भी एक मैंने ले लिया। ये आपके सामने मैंने बना दी। फिर मैं यहाँ दोनों के कॉलम बना लूँगा। यहाँ का टोटल और ये बैलेंस शीट के दोनों टोटल बराबर होने चाहिए और आमने सामने होने चाहिए बैलेंस के अंदर, बिल्कुल दोनों। ये इस तरह बैलेंस शीट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको ड्रॉ करना आ जाए। ठीक है, ये आपके सामने बैलेंस शीट। आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, आपके सामने लिखता हूँ। इसके अंदर ग्रीन पेन से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। देखें, ये वाली साइड होगी मेरी, होगी बैलेंस शीट की असेट साइड होगी। असात से जिसको कहते हैं, असेट्स कंपनी की जो मलकियत चीज़ें, असेट्स। ये अमाउंट हो गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइबिलिटीज एंड प्रोप्राइटरशिप भी लिख सकते हैं, या तो दोनों का एक नाम होगा इक्विटीज। इक्विटीज यानी इसमें ओनर्स इक्विटीज भी क्रिएटर इक्विटीज भी होती है और ओनर इक्विटीज भी होती है। ठीक है ना, तो बेहतर है कि इक्विटीज़ का लफ्ज़ लिख दें खाली, या चाहे तो लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का लफ्ज़ लिख दें। अमेरिकन बुकों में इक्विटीज़ का लफ्ज़ लिखा होता है, बरतानिया वगैरह की इंडियन किताबों के अंदर लाइबिलिटीज एंड प्रोप्राइटरशिप इस तरह लिखा होता है। अब यहाँ कंपनी का नाम लिख देंगे। सबसे पहले 3 लाइनों को भरेंगे। पहले हम फॉर होम किसके लिए बना रहे हैं, हम किसके लिए बना रहे हैं, मैसर्स इब्राहिम कंपनी का सवाल में दिया है। मैसर्स इब्राहिम एंड को, ऊपर ये बनाएंगे। क्या बनाने जा रहे हैं, क्लासिफाइड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट किस वक्त बना रहे हैं, एज ऑन दिसंबर 31, 2018। ये जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, ये दिसंबर 31 वाले दिन की बना रहे हैं। ये दिसंबर 31 को बैलेंस शो कर रही है बेस में। ये पूरे साल की नहीं होती। जो हमारे पास बैलेंस पड़े हैं दिसंबर 31, 2018 के दिन बना रहे हैं। बैलेंस शीट जिस दिन बनती है उस दिन की पोजीशन होती है। बैलेंस शीट इज अ डॉक्यूमेंट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन एट एन स्पेसिफिक डेट। ठीक है, ये फाइनेंशियल पोजीशन जाहिर करती है आपकी कारोबार की। यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि कंपनी की वीक फाइनेंशियल पोजीशन है या स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन को देख के। यानी यहाँ पे कंपनी के असेट्स आ जाते हैं, यानी कंपनी के रिसोर्सेज आ जाते हैं। और रिसोर्सेज को लाने के लिए क्या सोर्सेज होते हैं, वो लायबिलिटी का सोर्स होता है और प्रोप्राइटरशिप का सोर्स होता है। अगर कारोबार में असेट्स के ऊपर लायबिलिटीज ज़्यादा है, प्रोप्राइटरशिप कम है, तो कंपनी की पोजीशन वीक है। कोई शख्स कब्जा नहीं देगा कि इसको तो देना पैसा, सारे असेट बेच के पैसा, बाहर वालों को पैसा ज़्यादा देना, मलकियत तो बहुत कम है। अच्छी बैलेंस शीट वही होती है जिसकी मलकियत ज़्यादा होती है और कर्जा कम होता है। एक बैलेंस के अंदर होता है, ठीक है ना।
वही होती है। यही इसलिए इसको फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं। बैंकिंग इदारे सब कर्जा देने से पहले इसलिए आपको रीड करना और इसको एक्सप्लेन करना आनी चाहिए बैलेंस शीट। ये बातें मैं बता रहा हूँ आपको, कोचिंग सेंटर में वो लोग नहीं बताएंगे इतनी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले आप मालूम करेंगे, हेडिंग डालेंगे, क्योंकि क्लासिफाइड है तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या करेंगे इसके अंदर हम? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को पहले लिखेंगे, यानी करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जो कारोबार में गर्दिश करते हैं और बआसानी 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं करंट एसेट। जिसमें कैश होता है, बैंक होता है, अकाउंट रिसीवेबल होता है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है, ऑफिस सप्लाईज होती है, प्रीपेड होते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, ये बिल रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, ये सब करंट एसेट्स होते हैं आपके, जो ज़्यादा दिन की मुद्दत 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होना होता है इनको। तो अब देखते हैं सवाल में करंट एसेट क्या क्या दिए हैं, वो यहाँ लिखेंगे। ये हमने करंट एसेट की लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे पूरी। अब सबसे पहले सवाल में करंट एसेट आपको दिया है, आप अपने डेबिट साइड में जाके देंगे, कैश नज़र आ रहा है आपको, कैश दिया है। आप ट्राई मिलेंगे डेबिट साइड में देखें, कैश दिया है 1,10,000 रुपये। डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में लिख देंगे कैश 1,10,000 सवाल से डायरेक्ट। फिर इसके बाद सवाल के अंदर आपको दिया है अकाउंट रिसीवेबल, ये इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका अलाउंस फॉर बैड डेट्स मौजूद है, तो यहाँ से माइनस करने के नेट लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। ये मैं A/R लिख दिया मैंने अकाउंट रिसीवेबल। अमाउंट सवाल में दिया है इसका 1,25,000, सवाल में दिया 1,25,000 और एडजस्ट करके सवाल में बताया 6,000 कितने के आपके अलाउंस फॉर बैड डेट बन गया था, इनक्रीज हो गए 6,250 का, वो लेस कर देंगे। लेस अलाउंस फॉर B/D लिख रहा हूँ, बैड डेट्स कितने का है? 6,250, ये हम माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस फिगर को। 1,25,000 में 6,200 माइनस करके नेट फिगर लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल की, कि हमें नेट कितना पैसा वसूल होगा? 1,18,750, ये हमें नेट मिल जाएंगे अगर ये 6,250 रुपये डूब जाए तो 1,25,000 में से। ये अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट आ गया आपका। बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप के मुताबिक करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, आखिर में बैलेंस शीट टैली हो जाएगी आपकी। कोई अगर अकाउंट आगे पीछे करेंगे तो आपका गलती होने का खतरा बहुत है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे, सवाल में जाएंगे, करंट एसेट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जो ओपनिंग इन्वेंट्री, जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है, ये आपके डेबिट कॉलम में नहीं मिलेगी, ये नीचे मिलेगी एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर। जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी है वही आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। यहाँ हमेशा बैलेंस शीट में क्लोजिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आती है, मर्चेंडाइज MDSE, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी? क्लोजिंग, या एंडिंग भी कह सकते हैं, क्लोजिंग बोलें या एंडिंग बोलें। एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये है जो कि सवाल के अंदर आपको मर्चेंडाइज डेटा में दी है 77,500 रुपये की। आप जाके चेक करें, आखिरी एंट्री है एडजस्टमेंट डेटा की, मैंने आपको सवाल पढ़ा चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। फिर दें आपका एडवांस दिया है प्रीपेड अकाउंट को हम एडजस्ट करके लिया है, यानी पहले आपको प्रीपेड अकाउंट दिया है, प्रीपेड ऑफिस रेंट दिया है 25,000 रुपये का, फिर एडजस्टमेंट ये डेबिट अकाउंट है 25,000 रुपये से, फिर ये 25,000 का जो प्रीपेड अकाउंट है ये क्रेडिट हुआ 10,000 में से, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दिया, 25 में 10 माइनस कर दिए, तो आपके पास आ गए 15,000 रुपये। प्रीपेड ऑफिस रेंट, OFF लिख दिया अपना, ऑफिस RENT रेंट, ठीक है। 25,000 का डेबिट साइड में लिखा था, 10,000 रुपये का प्रीपेड क्रेडिट हुआ है, एडजस्टमेंट में था इसलिए डेबिट क्रेडिट को माइनस करा, डिफरेंस आ गया हमारे पास 15,000 रुपये का। 25 में 10 माइनस करा, 15,000 रुपये का। फिर आपका एक और प्रीपेड दिया है सेल्स एंड सैलरीज, ये आपका एडजस्टमेंट के अंदर आया है, सिर्फ वहाँ नहीं है। प्रीपेड सेल्स, ये अमाउंट आया है एडजस्टमेंट में, सिर्फ आया है। सैलरीज ये ऊपर नहीं है, इसलिए यहीं से डायरेक्ट उतार लिया एडजस्टमेंट का अमाउंट, ये आपका डेटा में नहीं है ऊपर,
ये आपके हो गए। यहाँ हमने लाइन मार के, यहाँ लाइन मारी, या ऐसे इसको इस तरह कर सकते हैं दायरा बना के। ये आपका आ गया टोटल करंट एसेट्स आ गए। टोटल करंट एसेट्स एक क्लासिफिकेशन हो गई आपकी, एक पोर्शन आपका आ गया। टोटल करंट एसेट कितने के आ गए? 3,31,250। 3,31,250। ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे फिक्स असेट्स की हेडिंग डालेंगे पहले शिफ्ट आने के लिए। फिक्स असेट वो होते हैं जो कारोबार में परचेज किए जाते हैं, जो है सेल लॉन्ग पीरियड के लिए, नहीं 1 साल से बड़ी मुद्दत के जो असेट्स होते हैं वो फिक्स असेट के अंदर आते हैं। करंट असेट 1 साल के अंदर अंदर के होते हैं, 1 साल से बड़ी मुद्दत वाले जो असेट्स होते हैं वो फिक्स असेट आते हैं। फिक्स असेट में आपको सिर्फ एक ही दिया गया है, सेल्स इक्विपमेंट। तो आप यहाँ लिखेंगे सेल्स इक्विपमेंट। इसकी कॉस्ट यहाँ फाइनल लिखेंगे, इसके साथ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो माइनस करके फिर फाइनल लिखेंगे, बुक वैल्यू लिखेंगे। सेल्स इक्विपमेंट सवाल में दिया है आपको 1,06,250। इसमें से लेस कर देंगे हम, माइनस कर देंगे इसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितने मालियत का यूज हो चुका है। अलाउंस फॉर डीईपी लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन के लिए। ये सवाल में दिया है 41,500 41,500 रुपये का। ये माइनस कर देंगे हम ब्रैकेट में रखें, क्योंकि 31,250 का तो आपका ट्रायल बैलेंस में की क्रेडिट साइड में अलाउंस फॉर बैड डेट्स है। फिर आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से निकाला है, उसका जो अमाउंट आया 10,000 कुछ जो अमाउंट आया उसको जमा कर लिया, दोनों को जमा करके जो इनकम स्टेटमेंट में शो कर रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस की साइड पे डेप्रिसिएशन में उस अमाउंट को जमा कर लिया आपने। इसमें जो सवाल में मौजूद है 31,250 वाले में जमा कर लिया आपने। तो ये 41,500 रुपये का हो गया। इसको माइनस करा 1,06,250 में से, तो हमारे पास आया कितना? 64,750 रुपये का इक्विपमेंट अब मजीद रह गया है आपके पास यूज़ होने के लिए। तो ये आपका अमाउंट टोटल आ गया, फिक्स असेट का अमाउंट आ गया। ठीक है, ये करंट असेट का अमाउंट है, फिक्स असेट का अमाउंट, दोनों को जमा कर लेंगे तो टोटल असेट्स आ जाएंगे। आप करें कैलकुलेटर में, तो मेरे पास आ रहा है 3,96,000। लिखिए कैलकुलेटर में करंट असेट का टोटल कितना है? 3,31,250 कैलकुलेटर में, फिर प्लस का निशान दबाएं, फिर लिखें 64 फिक्स असेट लिखें 64,750 रुपये की नेट वैल्यू पड़ी हुई है। इन दोनों जमा करें तो हमारे पास आ गई फिगर 3,96,000 की। ये हमारी असेट, यही इस साइड पे भी हमारे आने चाहिए 3,96,000 जो है इस साइड पे भी आने चाहिए। चलें हम ये वाली साइड चलते हैं, सोर्सेज वाली साइड पे, इक्विटी साइड पे। सबसे पहले हमेशा लायबिलिटीज़ को लिखते हैं हम। यहाँ लिखेंगे करंट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी से लिख लें या शॉर्ट टर्म, मैं शॉर्ट टर्म लिख रहा हूँ। तब यानी कलील मुद्दत के कर्जे जो 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करने होते हैं। शॉर्ट टर्म माने मुद्दत, लाइबिलिटीज़ माने वाजिबात। ये हम सवाल से लेते हैं, कुछ एडजस्टमेंट से मिलेंगे, कुछ क्रेडिट साइड से मिलेंगे आपको ट्रायल बैलेंस के। तो हमारे पास हैं पहले अकाउंट पेबल है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। अकाउंट पेबल हमने उतार लिया एज इट इज, इसको कोई एडजस्ट नहीं करते, ऐसे ही उतार लेते हैं अमाउंट। ये 81,250 रुपये का है, 81,250 का उतार लिया। फिर हमारे पास ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये एडजस्टमेंट में आई है। ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग माने भी पेबिल के होते हैं, आउट, ये एडजस्टमेंट आई है।
कितने की आई है जिसमें 11,250 की, 11,250 ये हमने जमा कर लिया, तो वहाँ पर टोटल करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। टोटल करें जाना 81,250 प्लस 11,250, टोटल करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट आ जाएगा वापस। कितना आ रहा है? 92,500 ये टोटल करंट लाइबिलिटीज हमारे पास आ गई। अब इसके बाद लिखेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जिसको फिक्स लाइबिलिटीज बोल सकते हैं, जो 1 साल से बड़ी मुद्दत के कर्जे होते हैं, 4 साल 5 साल तभी अरसे के अंदर पे किए जाते हैं, पे ऑफ होते हैं। अब लिखेंगे लॉन्ग, जब शॉर्ट का लफ्ज़ लिखा है तो उसके साथ लॉन्ग लिखेंगे, अगर यहाँ करंट लाइबिलिटीज लिखा है तो यहाँ फिक्स लाइबिलिटीज लिखेंगे, जो भी आपने यूज़ किए टर्म उसके मुताबिक। अब यहाँ लॉन्ग टर्म तवील मुद्दत, टर्म लाइबिलिटीज, ये आपकी लाइन हो गई। ये सब क्लासिफिकेशन होती जा रही है। सिर्फ एक ही आपके सवाल में दिए मॉर्गेज पेबिल का लफ्ज़ दिया है। बॉन्ड पेबिल होते हैं, मॉर्गेज पेबिल होते हैं, डिबेंचर पेबिल होते हैं, लॉन्ग टर्म जो है लोन होते हैं, ये सब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होते हैं। मोर टी इसका साइलेंट पढ़ा जाता है, मॉर्गेज पढ़ा जाता है, टी स्पेलिंग में होता है। गिरवी रखना जिसको बोलते हैं ना, गिरवी रख कर रखना, मॉर्गेज पेबिल। इसके पीछे आपने अपनी मकान के, कारोबार के दस्तावेजात बैंक में जमा कराएं, मॉर्गेज कराएं, जब तक लोन पे ना हो जाता है उस वक्त तक बैंक के पास वो जमानत में तोड़ कर रहेंगे आपके। मॉर्गेज पेबिल सवाल के अंदर दिया है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में 25,000 रुपये का, ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गई। इन दोनों को जमा कर लो तो लाइबिलिटीज है, इन दोनों को जमा कर लिया आपने, करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जमा कर लिया, तो कितने की आ गई? 1,17,500 रुपये की आ गई। इसको क्या कहेंगे? लाइबिलिटीज। निकलाएंगी टोटल, आपको टोटल लाइबिलिटीज पता चल गई। टोटल लाइबिलिटीज कारोबार की, कारोबार पे टोटल कर्जा कितना है? 1,17,500 का है। अब मालूम करेंगे कारोबार की ओनरशिप कितनी है, प्रोप्राइटरशिप कितनी है, आया कर्जे ज़्यादा है या कम है। अगर प्रोप्राइटरशिप कम है, कर्जा ज़्यादा है तो वीक पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। अगर कर्जा कम है और प्रोप्राइटरशिप यानी मलकियत ज़्यादा है तो फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है यानी अच्छी है। अब यहाँ हेडिंग डालेंगे, एक क्लासिफिकेशन हो जाएगी आपकी। प्रोप्राइटरशिप हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, प्रोप्राइटरशिप या ओनरशिप। प्रोप्राइटरशिप भी लिख सकते हैं आपने या ओनरशिप भी लिख सकते हैं, मालिकियत। सबसे पहले आप लिखेंगे इब्राहिम आपके मालिक हैं जिसने पैसा लगाया। इब्राहिम का सरमाया कितना है? सवाल के अंदर मिलेगा, ये क्रेडिट साइड में मिलेगा ट्रायल बैलेंस के। इब्राहिम कैपिटल, ठीक है, ये यहाँ लिखेंगे, अभी यहाँ नहीं जाएंगे डायरेक्ट। कितना है? 1,68,000 क्रेडिट साइड में दिया है, 750। इसमें से हम लेस कर देंगे ड्राइंग, जितना इब्राहिम ने निकाल लिया है जाती इस्तेमाल के। सवाल बताइए डेबिट साइड में ड्राइंग बताइए, इतने पैसे निकाल लिए उसने कारोबार से जाती इस्तेमाल के लिए, वो 12,500 बताएं। 12,500 ये निकाल लिए, इसलिए इसको नेगेटिव फिगर रखा हूँ। इसमें माइनस करें तो जितने पैसे निकाल लिए, बाकी इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई? 1,66,250। 1,66,250 की इन्वेस्टमेंट रह गई जब निकाल लिए तो। अब इसमें अब जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया है जहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आया है, जितने का नेट प्रॉफिट एंड लॉस आया है वो यहाँ लिखेंगे। अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे, इसमें से प्रॉफिट है तो ऐड कर लेंगे। तो वहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट ये ऐड करेंगे। प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है। वो कितने का? 1,22,250 का। 1,22,250 रुपये का आपने मुनाफा कमाया कारोबार से। इन दोनों को जमा कर लिया तो बन गए हमारे पास 2,78,500। 2,78,500। देखें कंपनी की मलकियत ज़्यादा है बनिस्बत कर्जे के, तो कंपनी साउंड पोजीशन में है।
1,70,500 कंपनी टोटल कर्जा है, और जबकि टोटल मालिकों का पैसा कितना है 2,78,500। इसमें से मालिक अपने पैसे से निकाल सकते हैं कर्जा, फिर भी मलकियत रहती है। अब इनका टोटल कर लेते हैं, हम टोटल करते हैं। अब करें टोटल यहाँ से 1,70,500 प्लस 2,78,500 टोटल एसेट्स के बराबर होना चाहिए। तो मेरे पास तो आ गया है, मैंने टोटल कर लिया है 3,96,000। ये देखें स्टूडेंट, 3,96,000 पे आपकी बैलेंस शीट एग्री कर गई है, टैली हो गई है। हर काम इसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप दुरुस्त तरीके से हुआ है। ये मैंने आपका मुकम्मल बैलेंस शीट बना दी है, आपको नज़र आ रही है। क्या आपको दिखाई दो पहले यहाँ से फिगर, एक 3,96,000, यहाँ भी 3,96,000। आगे चलते हैं, तमाम आपको दिखाते हैं, आप इसको नोट कर ले। ये सवाल आपका मुकम्मल हल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 रिक्वायरमेंट के मुताबिक बैलेंस शीट मुकम्मल हो गई है। तो स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपको आखिरी सवाल रह गया, इसी सवाल से जो डेटा ये सवाल का है, इसी डेटा से वर्कशीट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया वर्कशीट बनाने के लिए, तो 8 कॉलम की वर्कशीट मांगी है, 10 की नहीं मांगी, बोल दिया वरना 2 कॉलम जो होते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के, उसको बनाने से मना कर दिया। तो वो रह गए 8 कॉलम की वर्कशीट बनानी है हमने, ठीक है। वो हम नेक्स्ट इसके बाद वाले जो हमारा अपलोड होगी, वो ये पेपर फिर पूरा ख़त्म हो जाएगा। 2019 का कंप्लीट पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। इसके बाद इसी सवाल का वर्कशीट बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, मुश्किल नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर बना देंगे। लेकिन चलते हुए आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दूसरे स्टूडेंट्स को भी भेजें, शेयर करें इसको। ज़्यादा चैनल चलेगा, हम ज़्यादा लेक्चर बनाते जाएंगे, हमारी हौसला अफजाई होगी आप लोगों की तरफ से। तो और आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि हम अकाउंटिंग को इस इंग्लिश मास्टर लेक्चर में जारी रखें या नहीं रखें, या इसको यहीं पे स्टॉप कर दें। अभी हमारा पेपर मुकम्मल हो गया है। आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं पेपर हल करूँगा, वरना मैं इंग्लिश के जो है पेपर को हल करना शुरू कर दूँगा नेक्स्ट टाइम। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।